friend, welcome to my YouTube channel DK Tech Civil. We are discuss some most important objective question of EVS. आज हम लोग इन्वायरमेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज फर्स्ट करेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज में अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जितने भी एग्जाम हैं वो इसमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे उस सबसे मैं रिलेटेड जो भी पॉइंट रहेगा वो सारे मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता चलूँगा. ठीक है, इस वीडियो का मैं टारगेट रखा हूँ इस बार, जब इसके 1000 लाइक आ जाएंगे तब मैं इसके सेकंड पार्ट बनाऊँगा. ठीक है, ओके. तो आप इस वीडियो को कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें. ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, आपके जो भी रिलेटेड फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें. ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेथेमोग्लोबिन माइनिया जो है द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय द कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ. किस के कारण ब्लू बेबी जो डिजीज सिंड्रोम होता है वो कौन से किसके ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण होता है. ठीक है, फर्स्ट है फ्लोराइड, सेकंड है फास्फेट, थर्ड है नाइट्रेट और फोर्थ है नाइट्राइट. ठीक है, तो मेथेमोग्लोबिन माइनिया जो होता है ये किसके कारण होता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो नीला नीला बच्चे में हो जाता है चेहरे पे हाथ पे. ये किसके कारण, किसके कंज्यूमिंग के कारण, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण ये हमारे बॉडी में ये बीमारी होती है. ठीक है, तो ये ज़्यादा किसके कारण होती है, नाइट्रेट के कारण. अगर ज़्यादा फ्लोराइड की करें तो उसमें क्या होती है, हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है. वो किसके, फ्लोराइड के कारण. वो कितने होनी चाहिए, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. और नाइट्राइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पानी में, 0. ठीक है, इसकी मैक्सिमम कितने लेते हैं, 45 मिलीग्राम पर लीटर तक. इसके अपन डिटेल देख लेते हैं. नाइट्राइट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है जो फुल्ली ऑक्सीडाइज मैटर है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है, फुल्ली ऑक्सीडाइज मैटर को. ठीक है, ये इस तरीके के जो वाटर होते हैं वो देखा जाए तो जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जब इसके एक्सेस हो जाते हैं तो इस एक्सेस होने के कारण इसके कारण एक बीमारी हो जाती है. वो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी डिजीज. कौन सी बोलते हैं, ब्लू बेबी डिजीज, या इसको मेथेमोग्लोबिन माइनिया, ग्लोबिन मेनिया. ठीक है, मेथेमोग्लोबिन मेनिया बोलते हैं. ठीक है, इसकी परमिसिबल लिमिट देखें तो कितनी होती है, 45 मिलीग्राम पर लीटर तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ ए वाटर इन्वॉल्व एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन अमाउंट सफिशिएंट टू. ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर जो है उसमें इन्वॉल्व जो होता है क्लोरीन, तो अमाउंट किससे रिएक्ट करता है, सबसे पहले ये आपको पूछ रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन में जब हम जैसे ही क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में तो उसमें जो अमोनिया प्रेजेंट होता है वाटर में सबसे पहले उससे रिएक्ट करता है. ठीक है, और ऑक्सीडाइज होकर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, अमोनिया से. इसका और डिटेल देख लेते हैं कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता क्या है. ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ये हमें बताता है कि हम कितने क्लोरीन को ऐड करें, किस पॉइंट तक हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, या फिर उसके बाद अगर हम क्लोरीन को और ऐड करते हैं तो वो हमारे फ्री क्लोरीन की तरह हमारे अपीयर होने लगेंगे. ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, ये आइडिया देता है एक्सटेंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू दी वाटर, मतलब कितना क्लोरीन हमें पानी में ऐड करना है, इसका आइडिया हमें कौन देता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. ठीक है, जब क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमोनिया प्रेजेंट होता है वाटर में उसके साथ वो रिएक्ट करता है. ठीक है, क्लोरीन सबसे पहले वाटर में किससे रिएक्ट करता है, अमोनिया से रिएक्ट करता है और वो क्लोरोमाइन बनाता है. क्या बनाता है, क्लोरोमाइंस. ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज होके मतलब वहीं पे रह जाते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइज होके रेसिडुअल फॉल डाउन, मतलब उसी में गिर जाते हैं. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रेजेंट होता है वाटर में वो ऑक्सीडाइज होके उसी में रह जाते हैं. ठीक है, अब अगर बात करें कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है क्या, इसको क्यों ब्रेक पॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसके बाद अगर हम क्लोरिनेशन को ऐड करते हैं या क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमें फ्री क्लोरीन की तरह अपीयर होता है, मतलब पानी में हमें वो बाहर ऊपर तैरता हुआ नजर आता है. ठीक है,
ओके, इसलिए हम इसको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम ब्रेक पॉइंट के बाद अगर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमें फ्री क्लोरीन की तरह अपीयर होगा। ओके, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी रिएक्ट विथ एनी अमोनिया एंड रेडियली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a standard 5-day BOD of a waste water sample is nearly X% of the ultimate BOD where X is। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये 68% के अप्रोक्स होता है। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, BOD ऑफ वाटर जो है वो 5 डे का लेते हैं, किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जनरली जो आता है वो एक्सपेरिमेंट डाटा है 68% आते हैं। ठीक है, टोटल डिमांड का 68%। अब यही अगर हम 5 डे की जगह पे अगर 10 डेज लेते हैं तो ये हमें 90% ऑफ टोटल डिमांड का देता है। ठीक है, ये 68% को आप BOD अल्टीमेट का जो एक फॉर्मूला है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे आता है, जो ये आप BOD 5 is equal to ultimate BOD into 1 minus 10 to the power minus KD into T। ठीक है, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट वैल्यू की जो रेशियो आती है वो कितनी आती है, 2/3 आती है। ठीक है, जिसको हम 68% बोलते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितने आएगी, 68%। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि ये जो परसेंटेज होती है अल्टीमेट BOD की वो कितनी होती है, अप्रोक्सली 68% के अप्रोक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो सैंपल है वाटर का A और B जिसका pH गिवन है कितना, 4.6 एंड 6.4। तो हाउ मेनी टाइम्स ए सैंपल A इज मोर एसिडिक देन सैंपल B। सैंपल A जो है वो कितना एसिडिक होगा सैंपल B के कंपेरिजन में। तो आपको पहले तो pH क्या होता है, इसके pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो pH प्लस POH इक्वल टू 10 to 14 होता है। कितना होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। ठीक है, एक तो ये आपको पता है। और pH इक्वल टू अगर देखें तो pH इक्वल टू मेन जनरली H2 माइनस ऑफ log base 10 H प्लस एंड POH इक्वल टू माइनस ऑफ log base 10 OH माइनस। ठीक है, pH A की वैल्यू आपको 4.4 गिवन है, pH B की वैल्यू आपको 6.4 गिवन है। ये आप A की वैल्यू रखोगे, B की वैल्यू रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, ये H प्लस इधर आएगा, ये माइनस इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4.4। और इस इधर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6.4। जब इसको डिवाइड करोगे HA और HB को तो 4.4 माइनस से प्लस 6.4 तो क्या हो जाएगा 100। यानी सैंपल A जो है वो क्या है, 100 टाइम मोर एसिडिक देन सैंपल B। क्या है, 100 टाइम मोर एसिडिक देन सैंपल B। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैंपल A इज मोर एसिडिक देन सैंपल B। कितने टाइम, 100 टाइम। ठीक है, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फ्लोइंग रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड आर फॉर्म ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर पहले बता देता हूँ कि कैसे ये बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया को NH3 अमोनिया को जब हाइपोक्लोरस एसिड के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो NH2Cl बनता है और H2O बनता है। और इसकी जो pH की रेंज होती है वो कितनी, ग्रेटर देन 7.5 होनी चाहिए। ठीक है, फिर NH2Cl को हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl से जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन और निकल के वो वाटर बना देता है और NaCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वैलिड कब होता है, जब pH की वैल्यू 5 से 6.5 होनी चाहिए। ठीक है, फिर NaCl2 को जब HOCl से दोबारा हम रिएक्ट कराते हैं तो ये NCl3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी इस टाइम pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 4.4। ठीक है, तो यहाँ पे ये NH2Cl2 को क्या क्या कहते हैं, NH2Cl को मोनोक्लोरस एमीन बोलते हैं। ठीक है, NH2Cl को मोनोक्लोरस एमीन, NaCl को डाइक्लोरोएमीन, NCl3 को नाइट्रोजन ट्राइक्लोरोमीन। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं। तो फ्लोइंग रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड आर फॉर्म ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले कौन बनेगा, NH2Cl। ठीक है, फिर कौन बनेगा, NHCl2, फिर HOCl, फिर OCl माइनस। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी C इज दी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। तो स्लो सैंड फिल्टर के बारे में आपको पहले बताता हूँ। स्लो सैंड फिल्टर को हम लोग क्लीनिंग कैसे करते हैं, स्क्रैबिंग एंड रिमूविंग के द्वारा। जो टॉप लेयर होता है स्लो सैंड फिल्टर का, सैंड का, उसको हम टॉप लेयर को रिमूव करके उसको स्क्रैप करके हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। जबकि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है। और बैक वॉशिंग में जो वाटर यूज होता है वो कितना 2 से 3% क्लीन वाटर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका देखें तो रिमूवल जो डेप्थ अपन जो स्लो सैंड फिल्टर में जो डेप्थ रिमूव करते हैं वो कितना 1.5 से 3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव साइज इसकी कितनी लेते हैं 0.2 से 0.3 mm। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन ये भी गिवन होता है 0.25 mm टू 0.35 mm, तो वो भी करेक्ट होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव साइज इसका कितना है 0.25 mm से 0.3 mm। और रैपिड सैंड फिल्टर का कितना लेते हैं 0.35 mm से 0.4 तक, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ इन्फर्मिटी इसकी कितनी होती है CU की, तो इसकी 5 होती है। और क्लीनिंग की बात करें कि इसको कितने टाइम पे के बाद क्लीनिंग किया जाता है, तो 1 to 3 मंथ इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग लग जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया रिमूवल की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर का रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में इसकी इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। ये 98 से 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है, ठीक है। इसको तब यूज करते हैं जब टर्बिडिटी हमारी 50 ppm से यानी 50 मिलीग्राम पर लीटर से, ppm को हम मिलीग्राम पर लीटर भी बोलते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हो तब हम स्लो सैंड फिल्टर को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी टोटल डेप्थ ऑफ सैंड की बात करें तो ये 19 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच होती हैं, ओके। ये डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर फिल्ट्रेशन रेट देखें तो इसका 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। अगर पर डे की बात करें तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर डे हमारा मिल जाएगा, वो कितना आएगा 2400 to 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। और अगर डिजाइन पीरियड की बात करें तो इसको 10 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, नो। पासिंग एयर थ्रू द फिल्टर, नो। पासिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड लाइम थ्रू द फिल्टर, नो। ये सब तो किस में करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है। लेकिन अगर डी ऑप्शन देखें, स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर, स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए प्रॉपर स्लो मिक्सिंग इन द फ्लुक्चुएटर ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी नीड्स टू बी ऑर्डर ऑफ। फ्लुक्चुएटर के लिए अपन टेम्पोरल मीन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लेते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ये स्लो मिक्सिंग है, ठीक है। फ्लुक्चुएटर है, फ्लुक्चुएटर ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी नीड टू बी ऑर्डर, किस ऑर्डर में चाहिए, तो हम फ्लुक्चुएटर में जो है वो 20 to 80 सेकेंड लेते हैं, ठीक है, फॉर स्लो मिक्सिंग के लिए। अगर अगर रैपिड मिक्सिंग की बात करता तो ये 20 मिनट से 1 आवर के बीच में लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका और भी पॉइंट। ये जो मिक्सिंग बेसिन के लिए जो एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, वो कौन सा है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, जी इज द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इक्वल टू पी पावर है म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी एंड वी इज द वॉल्यूम टू द पावर 1/2, ओके, ठीक है। तो जी क्या होता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, इसकी यूनिट भी पूछ लिया जाते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ओके। तो अगर मिक्सिंग बेसिन की बात करें तो ये लाई करता है कितने 30,000 से 60,000 के अराउंड, कितने 30,000 से 60,000 के अराउंड लाई करता है। और डिटेंशन पीरियड की बात करें तो कितनी होती है इसकी 60 to 120 फॉर मिक्सिंग के लिए, ठीक है। ज़्यादातर अपन जो यूजुअली जो यूज करते हैं वो 60 to 120 में सेकंड यूज करते हैं, ठीक है। बट फॉर फ्लक्चुएटर के लिए जो यूज करते हैं उसमें जो जी की वैल्यू है वो कितना 20 to 80 सेकेंड तक यूज करते हैं। और डिटेंशन पीरियड कितना यूज करते हैं 20 to 60 मिनट, ठीक है। उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इनटू डिटेंशन पीरियड इक्वल टू पावर इंड्यूस इन रेट ऑफ फ्लो, कितना पावर अपन इंड्यूस कर रहे हैं फ्लो में, वो अपॉन डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस इन रेट ऑफ फ्लो, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे अपन बताते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ऊपर की फॉर्मूले में जो म्यू थी वो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड वी वेलोसिटी ऑफ रॉ वाटर।
इससे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैसे पावर का पूछ लिया, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी आपको दे रखा है, डायनेमिक विस्कोसिटी देता है, वॉल्यूम देता है, आपको पावर पूछ लेता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फार्मूला भी माइंड में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इम्प्लॉय इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोग जो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है उसको अपन हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए अपन टाइट्रेटिंग यूज करते हैं। किसको डिटरमाइन करने के लिए? हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। हार्डनेस को जो मेजर करते हैं हम 0.01 मोलरिटी EDTA यानी इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसमें जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। ये क्या होता है? इरिक्रोम ब्लैक टी। सेकेंड, एल्कलिनिटी को जो मेजर करते हैं उसमें जो टाइट्रेटन यूज करते हैं वो क्या करते हैं? 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है। 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? दो इंडिकेटर यूज करते हैं, एक बेसिक इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, और एक एसिडिक इंडिकेटर। बेसिक इंडिकेटर जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल लैप्थेलिन, क्या बोलते हैं? फिनॉल लैप्थेलिन। और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। पीएच को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर, या इसको पूरा नाम एक्वस्कोप पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए विंकलर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डनेस, यानी सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है कि आप इजिली आप एक क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, इसके साथ जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे मैं आपको इस वीडियो में कराता जा रहा हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजिली कर सको, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन से आप 4 to 5 क्वेश्चन बन सकते थे कि हार्डनेस में आप जो इंडिकेटर यूज करते हो वो कौन सा यूज करते हो, एल्कनिटी को किससे अपन फाइंड आउट करते हैं, बेसिक के कंडीशन में, एसिडिक के कंडीशन में, नॉर्मलिटी कितनी लेते हैं 0.02, ये सारे आप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए एक क्वेश्चन में ये जितने भी पॉइंट बन सकते थे उससे रिलेटेड मैं सारे आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये देखो आप क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिटी इन नेचुरल वाटर are measured by titrating with water sample of 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा यूजिंग अल्कनिटी को मेजर करने के लिए नेचुरल वाटर में अपन टाइट्रेंट यूज करते हैं 0.002 नॉर्मलिटी H2SO4। क्या क्या यूज करते हैं? दो तरीके का मैंने बताया, एक बेसिक के लिए, एक एसिडिक के लिए। बेसिक में कौन सा यूज करते हैं? फिनाइल नैप्थेलिन और एक मिथाइल ऑरेंज, फिनाइल नैप्थेलिन और एक मिथाइल ऑरेंज, यानी सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट, कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है। कार्बोनेट हार्डनेस होता है जो बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। बोथ दी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाई लाइम सोडा प्रोसेस, ये भी सही है। लाइम के द्वारा हम कार्बोनेट हार्डनेस को और सोडा के द्वारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, यानी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर 0% हार्डनेस चाहिए तो हमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? जियोलाइट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बोथ दी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाई आयन एक्सचेंज मेथड, बिल्कुल सही है, यानी चारों ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी 1 2 3 4, यानी डी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है EDTA टाइट्रेशन मेथड ऑफ हार्डनेस डिटरमाइन ऑफ वाटर सैंपल यूज एन इंडिकेटर विच कंबाइन विद द हार्डनेस कॉजिंग गिविंग इक्विवेलेंट गिविंग डाइवेलेंट कैटायन एंड फॉर्म ए कलर कम्प्लेक्स, द नेम ऑफ द इंडिकेटर एंड द कलर ऑफ द फॉर्म कम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लगता है देखने में, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ईजी है। हमें सिंपली क्या पूछ रहा है? हमें सिंपली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं EDTA मेथड में के द्वारा, तो उसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, एंड कलर जो बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? इरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, आप लोगों को पता है। EBT यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी, और जो और कौन सा यूज करते हैं? वाइन रेड कलर, ठीक है, वाइन वो भी रेड,
एंड डार्क ब्लू नहीं, एंड वाइन रेड। कलर कैसा मिलता है? वाइन रेड। इरिक्रोम ब्लैक टी, और कलर हमें लास्ट में जो मिलता है वो कैसा मिलता है? ब्लैक टी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए क्योंकि ईबीटी इसमें था ही नहीं, ये दो ऑप्शन थे तो इस दो ऑप्शन से अपन ने पता कर लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैचिंग करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड में। ठीक है, ये आपको पहले अपन क्वेश्चन जब किए थे एमीन को NH3 को जब HOCl हाइपोक्लोरस एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम मैंने आपको पीएच की वैल्यू बताई थी कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो मोनोक्लोरस एमीन को जब करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7.5। डाइक्लोरोएमीन के केस में पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 से 6.5। नाइट्रोजन क्लोराइड के केस में पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4.4। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 231 यानी करेक्ट आंसर 231, यानी बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लैश मिक्सचर ऑफ 2 मीटर क्यूब with a velocity gradient of mixing mechanism equal to 600 second per second and absolute viscosity 1 into 10 to the power minus 3 Newton second per meter square is continuously operated. What is the power input per unit volume? हमसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जो है वो दे रखा है कितना? 600 पर सेकेंड। डायनेमिक विस्कोसिटी भी गिवन है। ठीक है, हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि पावर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? पावर अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू v टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है। वॉल्यूम कितना कह रहा है? पर यूनिट। यहाँ पे वॉल्यूम पर यूनिट जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, उस वॉल्यूम को कंसीडर करना है। ठीक है, तो पर यूनिट यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और पी की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा। रूट अंडर को आप ये साइड करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 600 का। ये देखो आप, ये आप सारी वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, G की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 600 पर सेकेंड, डायनेमिक विस्कोसिटी भी गिवन है। ठीक है, पावर हमें पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी V की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऊपर दे रखा है वो फ्लैश मिक्सचर का दे रखा है, ना कि ये वॉल्यूम है। ये एक वॉल्यूम जो होता है वो पावर पे पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना पावर अप्लाई कर रहे हैं उसको बताता है। ठीक है, यानी रास वाटर का वॉल्यूम होता है। किसका? रा वाटर का, जो रा वॉल्यूम है ना, रा वाटर है ना, उसकी वॉल्यूम होती है ये। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर कितना आ रहा है? ये देखो इजीली सॉल्व, इसमें कैलसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 600 का स्क्वायर करोगे, 6 6 36, 2 जीरो है तो ये 4 जीरो में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई इधर करोगे ले जाके तो ये 10 टू पावर -3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 360 वाट, या इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 360 वाट, यानी करेक्ट आंसर इट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग है वाटर वाटर वेस्ट वाटर पैरामीटर दे रखा है और टेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर को हम टेस्ट करते हैं जो एमएफ टेक्निक, एमएफ मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये किसका? ए का 4 हो गया। ठीक है, क्लोराइड को हम किस टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं? क्लोराइड को हम मोहर्स के द्वारा, मोहर मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेसिडुअल क्लोरीन को किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं? हार्डनेस तो सबसे ईजी था, EDTA मेथड के द्वारा। आप ऐसे ऑप्शन में भी देख सकते हो इसको। अब ए का फोर्थ 2 में ही है। ठीक है, डी का 3, यानी करेक्ट आंसर मेरा कौन सा आ गया? डी। ऐसे भी आपको अगर 1-2 भी पता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी ए का 4, बी का फर्स्ट। ठीक है, क्लोराइड कौन सा हो गया? मोहर मेथड। रेसिडुअल क्लोरीन को किसके द्वारा? ऑर्थो आयोडीन मेथड के द्वारा। और हार्डनेस को किसको? EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रासिक। एमएफ क्या होता है? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं? पोर्टेबिलिटी वाटर की पोर्टेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, यानी डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिल्टर्स शुड बी रिकमेंडेड फॉर द प्रोजेक्ट रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट।
हम लोग को पूछ रहा है कि जो ग्रामीण में जो रूरल वाटर प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग कौन से फिल्टर को रिकमेंडेड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट होता है वाटर सप्लाई का, उसमें हम मैक्सिमम जो प्रीफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं वो कौन सा स्लो सैंड फिल्टर को रिकमेंड करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर में क्या होती है, इसकी एक तो इफिशिएंसी जो होती है बैक्टीरिया रिमूवल की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रैपिड सैंड फिल्टर या ग्रेविटी फिल्टर या फिर प्रेशर फिल्टर बोल दो, उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा इसकी अपन जो रूरल एरिया है वहाँ पे वाटर की डिमांड क्या होती है, कम होती है, वाटर डिमांड कम होती है, तो इसलिए हम स्लो सैंड फिल्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टर्बिडिटी मीटर यूजिंग ब्लू क्वार्ट प्लेट। टर्बिडिटी मीटर कौन से टर्बिडिटी मीटर में हम लोग ब्लू क्वार्ट प्लेट को यूज करते हैं। ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलिस टर्बिडिटी मीटर, ट्यूब टर्बिडिटी मीटर या प्लेट टर्बिडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेलिस टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, अब इसके बारे में आपको टर्बिडिटी मीटर के बारे में डिटेल बता देता हूँ। जो टर्बिडिटी है, जो पानी में टर्बिडिटी मेजर करते हैं, उसको मेनली 4 मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कौन सा है, फर्स्ट इज ए टर्बिडिटी रड मेथड। इसमें यह एक फील्ड मेथड है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें जो हम यूज करते हैं रड, वो कौन सा, प्लेटिनम नीडल का रड यूज करते हैं टर्बिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, कैसा मेथड है, फील्ड मेथड है, किस पे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से नीडल इसमें यूज करते हैं, प्लेटिनम नीडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। ये एक लेबोरेटरी मेथड है। इसको तब यूज करते हैं जब हमारी टर्बिडिटी 25 ppm से ज़्यादा हो और 200 ppm से लेस हो। कब यूज करते हैं, जब टर्बिडिटी 25 ppm से ज़्यादा हो और 200 ppm से कम हो, तब इसको यूज करते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं किया जाता, ये जो नेचुरल वाटर होता है ना उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है बेलिस टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, ये बेस्ड होता है कलर मैचिंग टेक्निक पे। इसमें हम ब्लू क्वार्ट प्लेट यूज करते हैं और एक इलेक्ट्रिक बल्ब रिफ्लेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो कितने वाट का होता है, 250 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं विथ ब्लू क्वार्ट प्लेट। दोनों साइड में ब्लू क्वार्ट प्लेट लगा होता है एक दूसरे के सामने। ये आपको मैं प्लान बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें क्या आपको बस इतना याद रखना है कि बेलिस टर्बिडिटी मीटर एक कलर मैचिंग टेक्निक है। कैसा टेक्निक है, कलर मैचिंग टेक्निक। इसमें ब्लू क्वार्ट प्लेट यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया जाता है जिसका 250 वाट होता है। नेक्स्ट आता है नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेफ्लोमीटर इट इज़ ए यूनिट, एनटीयू नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, इट इज आल्सो समटाइम नोन एज ए एफटीयू। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एनटीयू और एफटीयू को, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि एफटीयू किस पे बेस्ड है, तो एफटीयू भी किस पे बेस्ड होता है, ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। किस पे, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे। ये जो नेफ्लोमीटर की हेल्प से हम लेस देन 1 टर्बिडिटी मीटर को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए 4 है, एक तो नेफ्लोमीटर, एक जैक्सन टर्बिडिटी, एक बेलिस और एक टर्बाइड रड। ठीक है, ये पॉइंट जितने थे मैं आपको सारे बता दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेलिस टर्बिडिटी मीटर में हम ब्लू क्वार्ट प्लेट और एक बल्ब यूज करते हैं, कितना, 250 वाट का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन एज। यहाँ पे बात डोमेस्टिक या फिर फायर डिमांड या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड की नहीं कर रहा है, टोटल वाटर डिमांड। तो टोटल वाटर डिमांड जो होता है ये कम्बिनेशन होता है डोमेस्टिक डिमांड का, फायर डिमांड का, इंडस्ट्रियल डिमांड का, और कुछ पानी चोरी होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं, वो सारे को कंबाइन करके अगर देखें तो कितने आते हैं, 270 LPCD। यानी ये टोटल वाटर डिमांड कितने लेते हैं, 270 LPCD। किसमें कितने कितने लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर देखें तो हम 135 LPCD लेते हैं, यानी लीटर पर कैपिटा पर डे। पर व्यक्ति पे कितना, 135 लीटर पर डे रिक्वायरमेंट होती है डोमेस्टिक में। ठीक है, इंडस्ट्रियल में देखें तो 40 LCD लीटर पर कैपिटा पर डे, एंड पब्लिक यूज के लिए 25 लीटर पर कैपिटा पर डे, फायर डिमांड के लिए 15 लीटर पर कैपिटा पर डे, एंड लॉसेज देख लें, वेस्टेज देख लें, और चोरी वगैरह, जो पानी की चोरी वगैरह होती है, तो उसको सभी को आप ऐड करोगे तो कितने आते हैं 270 LPCD। ठीक है, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो टोटल वाटर डिमांड हमारे कितने आ गए, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, और 135 जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, डोमेस्टिक। ये भी पूछते हैं काफ़ी बार
कि 135 LPCD जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, वो डोमेस्टिक के लिए यूज होता है। ठीक है, टोटल वाटर डिमांड कितने हो जाएंगे 270। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये किसकी बात कर रहा है, डोमेस्टिक की डिमांड की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सुटेबल, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड। मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फॉर रूरल एरिया। जो मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता है वो कौन सा होता है, लैंड फिलिंग, डीप वेल इंजेक्शन, या कंपोजिटिंग, या इंसिनरेशन। तो मोस्ट जो सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता है मेथड का वो कौन सा होता है, रूरल एरिया में वो कौन सा होता है, कंपोजिट। कैसे, कंपोजिट में क्या करते हैं, ये जैसे एक मैंने बहुत बड़ा गड्ढा या तालाब वगैरह बनाते हैं जिसमें पानी नहीं हो, ठीक है, इसमें हम दोनों तरीके से कंपोजिटिंग क्या होता है, इसमें अपन जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डालें, ठीक है, उसको एरोबिकली या एनारोबिकली दोनों प्रोसेस के द्वारा हम कंपोजिटिंग करते हैं। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है उसको हम एरोबिक बोलते हैं, ऑक्सीजन के जो अब्सेंस में होता है उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। तो इसको अपन क्या है कि कवर कर देते हैं। तो एनारोबिक अगर करते हैं तो इसमें एक गैस निकलता है मीथेन, जिसको अपन फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और अगर एरोबिकली करते हैं तो उसको हम थोड़े थोड़े टाइम पे टर्न करना होता है, मतलब कुछ समय बाद इसको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लाना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो जनरली है जो हम दो मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सा, एक तो इंदौर मेथड और दूसरा बेंगलोर मेथड। इंदौर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड दोनों कैसे प्रोसेस हैं, एरोबिकली हैं या एनारोबिकली हैं। तो ये जो बेंगलोर मेथड है वो कैसा है, एनारोबिकली प्रोसेस है, और इंदौर मेथड कैसा है, एरोबिकली प्रोसेस है। ठीक है, इंसिनरेशन जो अपन रिफ्यूज को जला देते हैं, लास्ट जो इसका प्रोडक्ट बनता है कंपोजिटिंग में वो क्या कहलाता है, मैन्यूर, या जिसको खाद बोलते हैं हिंदी में, क्या, खाद। ठीक है, लैंड फिलिंग आपको पता है, गड्ढा करके उसको डाल देना रिफ्यूज को, फिर उसको थोड़े दिन बाद उसको अति करना, ये सारे क्या कहलाते हैं, लैंड फिलिंग। डीप वेल इंजेक्शन मतलब कुएं वगैरह में पानी वगैरह के सहित उसमें डस्ट को, रिफ्यूज को फेंक देना है, ये डीप वेल हो गया। इंसिनरेशन जला देना, हाई टेम्परेचर पे इसको हम रिफ्यूज को जला देते हैं, दैट इज इंसिनरेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा होगा, इसका कंपोजिटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो का आप टारगेट आप याद रखें, 1000 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। जब तक इसके 1000 लाइक नहीं आएंगे मैं इसके सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें और इस पर कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।